गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपको जैसा कि पता है, ठीक है, हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, उसका पार्ट फर्स्ट, ठीक है, मैंने अपने वीडियो पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिसने नहीं देखा पहले पार्ट फर्स्ट जाके देखना। एंड ठीक है, आज मैं आपको पार्ट सेकंड मतलब मौर्यन एम्पायर से लेके मैं आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में, ठीक है, बताऊँगी। थोड़ा सा ही टॉपिक हम कवर अप करेंगे, फिर जितना चैप्टर रह जाएगा वो पार्ट थर्ड पे हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अब हम मौर्यन एम्पायर की, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कितना बड़ा एम्पायर था, कौन कौन से फीचर्स थे, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। स्टार्ट करवा रही हूँ। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैप बनाया है। मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आपने हिस्ट्री पढ़नी है, टाइमलाइन प्लस मैप बहुत ज़्यादा, अरे पैनियर चला गया उधर, टाइमलाइन प्लस मैप जो होते हैं, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसके, हिस्ट्री में। अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, आपको मैप पता होना चाहिए कि कहाँ से लेके कहाँ तक वो एम्पायर था और कितने टाइम पीरियड पे रहा था। देखो, यहाँ पे मैंने बताया है अफगानिस्तान से बलूचिस्तान, मतलब जो मौर्यन एम्पायर था वो कहाँ तक फैला था आपका, अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक फैला था। ये पूरा का पूरा इंडिया भी इसने कवर अप किया था, प्लस अफगानिस्तान की जो भी साइड थी उसमें बलूचिस्तान भी जो था उसको भी मौर्यन एम्पायर ने कवर अप कर लिया था। मौर्यन एम्पायर आपका कब इस्टेब्लिश होता है, तो मौर्यन एम्पायर आपका 321 BCE के टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश होता है। कौन इसको इस्टेब्लिश करता है, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसको इस्टेब्लिश करते हैं आपके मौर्यन एम्पायर को। आगे बताया गया था कि मौर्यन एम्पायर ने, ठीक है, अपने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सेंटर्स खोले थे अपने एम्पायर को अच्छे से चलाने के लिए। पॉलिटिकल सेंटर्स क्या होते हैं, बेसिकली वो सेंटर्स जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो की जाती हैं। कोई भी एम्पायर की इम्पॉर्टेंट अगर इवेंट्स होना है तो वहीं पे वो सब चीज़ें डिस्कस होंगी। अब मैं आपको मौर्यन एम्पायर बोल रही हूँ। आपको मौर्यन एम्पायर, इसका नाम आखिर मौर्यन ही क्यों पड़ा, ये भी पता होना चाहिए। क्या मैं इसको गुप्ता एम्पायर नहीं बोल सकती थी? तो इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। देखो, अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें तो ये बोला जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर थे ना, पहले ये बहुत ज़्यादा पुअर थे। पुअर मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो इन्होंने डोमेस्टिकेट किया, मतलब पाला। किन चीज़ों को पाला? आपके जो पीकॉक्स होते हैं, ठीक है, उनको इन्होंने पालना शुरू किया। एंड उनको जब ये पालते थे तब आगे, ठीक है, फिर ये लड़ाई वगैरह की, विक्ट्रीज हासिल की, तो उनसे ही इनका नाम क्या पड़ गया, मौर्यन एम्पायर। हिंदी में हम बोलते हैं ना पीकॉक को मोर, तो वहीं से इसका नाम पड़ा है मौर्यन एम्पायर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स मार्क किए हैं, ठीक है। ये जस्ट ऐसी मैप है कि आपको मैं जस्ट बता सकूं कि हम मौर्यन एम्पायर है क्या। अगर आप इसको एग्जाम में बना के आओगे तब भी वेल एंड गुड है, ठीक है, मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं बना के आओगे तब भी कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम कुछ आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको बता दिया क्या मौर्यन एम्पायर क्या था। मौर्यन एम्पायर कुछ नहीं था, ये बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो पीकॉक की, ठीक है, डोमेस्टिकेशन इन्होंने स्टार्ट किया, जिस करके इनका नाम क्या पड़ गया, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर क्यों पढ़ा जाता है, हम आगे आगे जैसे टॉपिक कवर अप करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों आखिर ये चैप्टर आपका हिस्ट्री में, ठीक है, इंक्लूड किया। तो यहाँ पर वही बातें लिखी गई हैं जो मैंने अभी आपको समझाई। हाँ, बट वो बात नहीं लिखी पीकॉक की, क्योंकि CBSE की बुक में वो नहीं दिया गया। वो जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके थोड़ा सा समझाया था कि क्यों आखिर मौर्यन एम्पायर को मौर्यन ही बोला जाता है, ठीक है। आप इसको इंक्लूड करके आ सकते हो, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मौर्यन एम्पायर में क्या लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनको एज अ फाउंडर माना जाता है मौर्यन एम्पायर का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। द एम्पायर जो था आपका वो अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। अशोका को वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर माना जाता है मौर्यन एम्पायर का, जिसने कलिंगा के ऊपर भी कब्जा किया था। कलिंगा क्या है, आज का आपका ओडिशा। अब अशोका को ही सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल क्यों रूलर मानते हैं, देखो इसके पीछे ना रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब अशोका ने, ठीक है, कलिंग का युद्ध लड़ा था, मतलब कलिंग के साथ वॉर किया था, उड़ीसा को
कब्जे में लाने के लिए, ठीक है, वॉर हुई थी इनकी, बैटल ऑफ कलिंगा। आप यूट्यूब्स पे अदर चैनल्स भी हैं, आप उन पर ज़रूर विजिट करना, ठीक है, बहुत अच्छी उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो उस बैटल में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों की ना डेथ हो गई थी। तो अशोक को बहुत ज़्यादा फील हुआ था कि यार ये कौन सा युद्ध है कि जिसमें मेरी जनता का ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में उसके मन में ये बात आई थी। तो उसे देखते हुए उसने, ठीक है, आपकी हिस्टोरियंस 2 वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक का नाम है भेरी घोषा, एक का नाम है आपका धमघोषा, ठीक है। भेरी घोषा का क्या मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है ड्रम, मैं इतना बता दूं, दोनों का मतलब क्या होता है, ड्रम। अब जो अशोका था ना, देखो उसने कलिंग के युद्ध में ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने सारे वेपन्स जो होंगे ना उसको छोड़ देगा एंड धम के ऊपर आ जाएगा। धम बेसिकली अशोक की एक फिलॉसफी थी, मतलब उसके विचार थे जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जिस टाइम उसने, ठीक है, अपने हथियार वगैरह छोड़े थे उसको भेरी घोषा के नाम से जाना जाता है, और जिस टाइम उसने धम की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था उसको धमघोषा बोला जाता है, ठीक है। ये था भेरी घोषा एंड धमघोषा का कॉन्सेप्ट। ये भी एक्स्ट्रा है बट मैंने आपको इसलिए बताया कि आपका कॉन्सेप्ट जो हो ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, बोर्ड में कहीं से क्वेश्चन आए आप डगमगाओ नहीं, ईजिली आंसर दे दो। स्क्रिप्ट ये बेसिकली आपके, ठीक है, बुक में जो साइड में पर्पल बॉक्स बना हुआ है उसमें लिखा गया था कि अशोक की जितनी भी इंस्क्रिप्शन थी ना वो प्राकृत लैंग्वेज में हमें मिली। ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि देखो सोर्स बेस में भी तो पढ़ाना ही है, फिर बाद में वो चीज़ें लिंक करनी मुश्किल हो जाती है। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसका कोई और चीज़ साथ में कोई दूसरी में ही निकल आए तो उसको थोड़ा लिंक करना डिफिकल्ट होता है। तो भी इस यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि अशोक के जितनी भी इंस्क्रिप्शन थी, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, कोई भी स्टोन मतलब हार्ड मटेरियल के ऊपर जब कोई चीज़ लिखी जाती है दैट इज़ नॉन एन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और जो लोग इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एपिग्राफी। ये आपको डिटेल्स याद होनी चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो। अशोका के इंस्क्रिप्शन किस में थी, प्राकृत लैंग्वेज में। ओके, तो अब मैंने, ठीक है, आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया कि आखिर मौर्यन एम्पायर कैसा था, ठीक है, किसने फाउंड किया था, क्यों उसका नाम मौर्यन पड़ा। अब आपको इस बारे में कैसे पता लगा वो तो हमने पढ़ना है ना, सोर्स तो पढ़ना है कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी, इस चीज़ों के अंदर मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा था जिससे हमें पता लगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन ना मतलब फेवरेट है सीबीएसई का, आता ही आता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स में भी आता है, इसके साथ आपका कोई क्वेश्चन मर्ज करके 8 मार्क्स में भी आ जाता है, और 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो टॉपिक को हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखो आप ऐसे भी डायग्राम्स बना के आ सकते हो, मैं तभी आपको डायग्राम्स के साथ पढ़ाती हूँ कि आप, ठीक है, ईजिली जो चीज़ आपके पास है उसको ईजिली, ठीक है, आप कर सको, ईजिली बना सको, ठीक है। तो जल्दी से हम कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो सोर्स में हमारे पास जो पहला सोर्स है वो है इंडिका। देखो इंडिका क्या है, बेसिकली इंडिका एक बुक थी आपकी जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। अब ये मेगास्थनीज कौन था, ये आपका ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इंडिका में बेसिकली आपका बच्चे 7 कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया कि 7 टाइप के, ठीक है, कास्ट सिस्टम होते थे उस टाइम पीरियड पे ऊपर, और इसमें मौर्यन एम्पायर के बारे में भी बताया गया है कि मौर्यन एम्पायर की जो कमेटीज होती थी, मतलब कितनी कमेटीज बनाई जाती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होता था, और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंडिका में दी गई है। आगे है आपका लिटरेचर। लिटरेचर में हमारे पास है बुद्धिस्ट, जैना एंड पुराणिक लिटरेचर, ठीक है। बुद्धिज्म टेक्स्ट में एंड जैना टेक्स्ट में, जैसे अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो आपके 16 महाजनपद हैं, ठीक है, 16 जो बिग स्टेट्स हैं, उसके बारे में भी हमें किसने इन्फॉर्मेशन दे दी, बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट के अंदर। अब बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट के अंदर और पुरानिक लिटरेचर में क्यों मौर्यन एम्पायर का, ठीक है, जिक्र किया गया है, तो इसके पीछे भी कहानी मैं आपको बताती हूँ। देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर आपके 2 टेक्स्ट और देखे जाते हैं जिनका नाम है महावंश एंड दीपवंश। महावंश एंड दीपवंश में ये बताया गया था कि अशोका ने, ठीक है, श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था, मतलब बहुत ज़्यादा फैलाया था।
आई थिंक ठीक है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों लिटरेचर में ठीक है मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया था। देखो अशोका एक तो इतना ज़्यादा पावरफुल रूलर था, इतना इंटेलिजेंट था, ऊपर से ये कोई धर्म को स्प्रेड कर रहा है। अगर कोई राजा वो चीज़ करता है ना तो ऑफकोर्स इंस्क्रिप्शन में वो बातें लिखी जाती हैं। यही चीज़ लिटरेचर में भी लिखी गई, जिस कारण हमें लिटरेचर से भी मौर्यन एम्पायर का क्या मिला, सोर्स मिला कि मौर्यन एम्पायर कैसा था। अब आगे है हमारे पास नेक्स्ट सोर्स, दैट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बेटा आपका ठीक है चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य कौन था? ही वॉज द मिनिस्टर इन द चंद्रगुप्त मौर्यन की जो कोर्ट थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्यन का जो दरबार था उसके अंदर ये मिनिस्टर की इसकी पोस्ट थी। देखो मिनिस्टर का भी रोल बहुत ज़्यादा होता है, इंफॉर्मेशन देना, राजा को देना, फिर लेना प्रजा से, ये काम होता है मिनिस्टर का। इवन मिनिस्टर्स के साइंस भी होते थे, ठीक है। आपके कोई भी रॉयल कोर्ट डॉक्यूमेंट आ गया, राजा के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके बाद मिनिस्टर के ही साइन होते थे। मतलब इसकी बहुत अच्छी खासी पोस्ट थी। चाणक्य की आपने नीति भी सुनी होगी, साम दाम दंड भेद, बस वही चीज़ यहाँ पे थी, ठीक है। अर्थशास्त्र आपका चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को और भी नामों से पुकारा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य किसका नाम है, तो वो भी चाणक्य का नाम है। जैसे होता है ना, किसी बच्चे का नाम होता है तो उसको घर वाले कोई और नाम से पुकारते हैं, मोहल्ले वाले कोई और नाम से पुकारते हैं, फ्रेंड कोई और नाम से पुकारते हैं। वही चीज़ यहाँ पे थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता था एंड कौटिल्य भी बोला जाता था। अर्थशास्त्र में मौर्यन एम्पायर के बारे में क्या लिखा था, तो ये बताया था कि अर्थशास्त्र में जो मौर्यन एम्पायर की आर्मी है वो कितनी है। आपको मैं आगे सोर्स बेस, अगर इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी ना चैप्टर के ऊपर, तो सोर्स बेस में मैं कवर अप करवाऊँगी कि कैसे, ठीक है, उनकी जो वो होती थी मिलिट्री होती थी आर्मी, वो आई थिंक 6000 से लेके आपके 30,000 सोल्जर्स होते थे, 6000 की कैवेलरी होती थी। ये पूरा डाटा उसने दिया था, देखो चाणक्य ने, ठीक है। फिर आगे जो आपका नेक्स्ट सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस अभी आपको मैंने बताया क्या होता था, तो अशोका की इंस्क्रिप्शन मिली। अब जो मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन जो मानी जाती है, ठीक है, ये आप ग्रेजुएशन लेवल पे बेसिकली आप पढ़ोगे कि ठीक है मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शन बताओ अशोका की कौन सी है, तो यहाँ पे ये थी 13 मेजर रॉक एडिक्ट। अब इसके बारे में मैं दोबारा इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पार्ट फर्स्ट में कवर अप किया है कि 13 मेजर रॉक एडिक्ट कौन सी इंस्क्रिप्शन थी और उसके बीच में क्या लिखा गया था, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आपने दो नाम्स पढ़े होंगे, नेम पढ़े होंगे, ठीक है, पियादासी एंड देवमपिया, उसके बारे में ही, ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में दिया गया था। जिसने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, पहले वो जाके, मैं तभी बोलती हूँ पहले वो जाके देखो क्योंकि टॉपिक एक दूसरे से रिलेट होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। ओके, अब हम अशोका के धम्म की फिलॉसफी पढ़ेंगे कि अशोका की धम्म की नीति क्या थी, ठीक है। देखो अशोका एक पहला रूलर था, एक पहला ऐसा रूलर था जिसने अपने मैसेज, ठीक है, खुद लिखवाए थे पत्थरों पे, ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाए थे खुद अपने मैसेजेस, ठीक है। ही यूज्ड द इंस्क्रिप्शंस टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धम्म, ठीक है। उसने इंस्क्रिप्शंस के ऊपर बेसिकली अपने धम्म की नीति लिखवाई थी कि अकॉर्डिंग टू अशोका उसके लिए धम्म क्या है। आफ्टर द डेथ ऑफ द अशोका, ये जो धम्म की फिलॉसफी थी, मतलब देखो अशोका की तो डेथ हो गई, अब वो उसका जो इतनी बड़ी उसकी नीति थी, इतनी बड़ी फिलॉसफी थी, उसको चलाने के लिए उसके प्यूपल्स भी होंगे। जैसे बौद्ध धम्म की, ठीक है, आपने नीति पढ़ी होगी, महात्मा बुद्धा की पढ़ी होगी फिलॉसफी, तो उनके डेथ के बाद उनके प्यूपल्स ने, ठीक है, उनकी फिलॉसफी को चलाया था। ऐसे ही अशोका की जब डेथ हुई थी तो उसके धम्म की नीति को किन्होंने चलाया था, तो उनको बोला जाता था धम्म महामता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि ठीक है अशोक की धम्म की नीति को जिन्होंने चलाया था उनके बारे में बताओ कौन थे वो। अब अशोक की धम्म की नीति में है क्या था, मैं आपको ये बता देती हूँ। मैं कब से आपको धम धम बोल रही हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए वो क्या था। देखो अशोक के लिए धम्म की नीति उसकी ये थी कि हमें बड़ों का, ठीक है, सम्मान करना चाहिए, किसी और के रिलीजन को कभी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, चोरी चकारी वाले काम ये नहीं करने चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ही ईजी फिलॉसफी थी, वही जो आपके मम्मा पापा आपको जो अपब्रिंगिंग देते हैं, आपको जो शिक्षा देते हैं, ठीक है,
आपकी जो परवरिश करते हैं, वही सेम फिलॉसफी अशोका भी बोलता था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आई होप आपको इतना क्लियर हो जाएगा। देखो, जो आपको नहीं समझ में आता प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछा करो, ठीक है। मेरे को एज अपना फ्रेंड या फिर एज अपनी बड़ी दीदी की तरह ही मानो, ठीक है। मैं यूट्यूब पे इसलिए ही मैंने स्टार्ट किया कि मैं आपके जस्ट हेल्प कर सकूँ, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो देखो, आगे हमने पढ़ना है द लायन कैपिटल। ये भी बुक में एक इमेज है, बट इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तभी मैंने इसको भी, ठीक है, नोट्स में इंक्लूड कर ही लिया, क्योंकि बच्चे वैसे तो पढ़ेंगे नहीं, उनको लगता है कि पिक्चर बेस ईजी होता है और कर लेते हैं, नहीं, बट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है कि बताओ इस लायन के कितने, ठीक है, सिर है। तो कई तो ऐसे होते हैं जो लिख के आ जाते हैं 5, ठीक है, 5, कई 5 भी लिखाते हैं, कई 4 लिख के आता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि राइट आंसर है 4। ये जो लाइन की इमेज है ना, स्कल्पचर, इसके 4 आपके सिर है, 1 2 3 और पीछे की तरह के 4 हैं, ठीक है, ये बताया गया 4 फेसेस हैं। ये लायन कैपिटल जो था आपका, ये अशोका का ही सिंबल था, जिसको आज हम नेशनल एम्बलम की तरह यूज़ करते हैं। ये जो इसके 4 फेजेस है ना, ये 4 चीज़ों की और आपको शो करते हैं। The capital has 4 asiatic line which symbolizing कौन सी ये 4 जो इनके जो फेसेस हैं वो क्या, कौन सी 4 चीज़ों को शो करते हैं। तो वो है आपका पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। इसलिए ये, ठीक है, लायन कैपिटल जो है हमारा, इसका नेम ही है लायन कैपिटल, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, ठीक है। अब देखो, कोई भी एम्पायर है, अगर वो सही ढंग से नहीं चलेगा तो ऑफकोर्स उसने आगे चल के गिरना ही है, चाहे जो, ठीक है, मैजिकल पावर आप यूज़ कर लो, वो आगे चल के गिरने ही वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एम्पायर को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं आपकी फोर्स, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होगी, ठीक है, आपके स्ट्रेटजीज होगी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके एम्पायर को चलाती हैं। अब देखो, अगर कोई बंदा, ठीक है, उनकी एम्पायर की, किसी भी एम्पायर की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के ऊपर हमला कर देता है, अटैक कर देता है, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है, ठीक है। बच्चों, आपने अपने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में पढ़ा होगा, यूएस हेजेमोनी का एक अटैक हुआ था, ठीक है, यूएस हेजेमोनी के चैप्टर में 9/11 अटैक के बारे में पढ़ा था कि कैसे, ठीक है, 4 अरब की जो प्लेन्स आते हैं वो यूएसए की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करवाते हैं। क्यों करवाते हैं अटैक? इसलिए कि उनकी पावर वीक हो जाए। तो अपने एम्पायर को, ठीक है, मौर्यन एम्पायर ने अच्छे से चलाने के लिए 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया था। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे इनके। कौन कौन से? तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, स्वर्णगिरी एंड पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र जो थी वो अशोक की कैपिटल भी मानी जाती है, अशोका ने इसको अपनी कैपिटल भी बनाया था। एंड ये पाटलिपुत्र जो था आपका, ये मगध की भी कैपिटल थी, ठीक है। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि मगध की जो पहली कैपिटल थी वो कौन सी थी और किस टाइम पीरियड में वो पाटलिपुत्र बनी, ठीक है, ये बता देना। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है कि ये कौन कौन सी चीज़ें काम किया करते थे, मतलब ये जो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे, कौन सा सेंटर कौन सा काम किया करता था। तो देखो, मैं यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट ही बनाया, आप ऐसे बना के आ सकते हो एग्जाम्स में, कि जो तक्षशिला एंड उज्जैन थे दोनों, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट का काम किया करते थे। मतलब अगर कोई व्यापार होता था तो चीज़ें लाने से देने के लिए जो रास्ता चाहिए वो ये यूज़ किया करते थे, ठीक है। आगे है तोसाली को एज अ वैसी मेजर पॉलिटिकल सेंटर माना जाता है। यहाँ पे वो बेसिकली अपनी चीज़ें रखा करते थे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी। आगे है स्वर्णगिरी से यहाँ पे उनको, ठीक है, गोल्ड मिलता होता था। देखो, स्वर्णगिरी आपका कर्नाटका में है, जहाँ से इनको गोल्ड ईजिली मिल जाता था। ये बेसिकली इनको स्वर्णगिरी को गोल्डन माउंटेन भी बोला जाता है। पाटलिपुत्र तो आपको पता ही है कैपिटल थी। अगर हम आगे बात करें एडमिनिस्ट्रेटिंग एम्पायर के बारे में आगे बात करें तो हमें ये पता लगता था कि जो कैपिटल के आसपास में जितना भी, ठीक है, वो होता था आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग कंट्रोल, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था। आप खुद देख लो, ठीक है, इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, एक तो ब्यूटीफुल भी उसी को ज़्यादा बनाया करते थे एंड सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी भी वहीं पर होती थी। तो कैपिटल के पास सिक्योरिटी प्लस ये जो 4 मेजर सेंटर्स आपके रह
गए हैं, इनके पास जो सिक्योरिटी बढ़ाते थे ये बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। मौर्यन एम्पायर ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की थी। आगे बताया गया था कि कम्युनिकेशन जो होता था आपका दोनों तरीके से होता था, लैंड, रिवर, वाटर रूट्स दोनों तरीके से होता था, कि अगर ट्रेड करना है तो लैंड से भी करेंगे, मतलब लैंड रूट से भी करेंगे, ज़मीन के राह भी जाएंगे, प्लस पानी के सहारे भी ये ट्रेड किया करते थे। अब इनके बारे में, ठीक है, हमें कहाँ से पता लगा, तो मैंने अगर आपको सोर्स पढ़ाया अभी अभी आपको याद होगा, अभी तो पढ़ाया याद ही होगा कि मैगस्टिनस की जो आपकी बुक थी इंडिका, उसमें ठीक है कमेटीज प्लस 6 कमेटीज के बारे में बताया गया था। अब कमेटी क्या होती है, देखो इतना बड़ा एम्पायर है, राजा खुद थोड़ी जा के बोलेगा हाँ और तू ये काम कर, तू ये काम कर, नहीं, ऐसा नहीं होता। एम्पायर को चलाने के लिए, ठीक है, आपके कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे आपके सीसीए कैप्टन बनते हैं, हाउस कैप्टन बनता है, हेड गर्ल बनती है, हेड बॉय बनता है स्कूल का, ठीक है। तो वो क्यों बनाते हैं कि आपका स्कूल अच्छे से चले, आपको एक इज्जत देने के लिए वो नहीं खड़ा कर देते, वो इसलिए करवाते हैं कि स्कूल्स में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अच्छे से चले, आप उसको मॉनिटर करो, ठीक है, ये चीज़ थी। अब इन कमेटीज़ में से अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कमेटीज़ थी, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देती हूँ, हाँ ठीक है। अब कमेटी की बात करें, देखो मैंने अभी बताया कि 6 कमेटी होती थी, प्लस उसके बीच में एक कमेटी होती थी सबसे पहले, तो उसके बीच में 6 सब कमेटीज होती थी, मतलब एक कितनी बड़ी कमेटी होती थी और उसके बीच में छोटी छोटी 6 सब कमेटीज होती थी, ठीक है। अब वो हम कमेटीज के बारे में पढ़ने लगे कि कौन कौन सी होती थी। जो आपकी बच्चे पहली कमेटी होती थी वो नेवी को देखती थी, जो सेकेंड कमेटी होती थी वो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस को देखती थी, जो थर्ड कमेटी होती थी वो फुट सोल्जर्स को देखती थी, जो फोर्थ कमेटी होती थी वो हॉर्सेस को देखती थी, जो फिफ्थ कमेटी होती थी वो चारोट्रीज, एंड लास्ट जो सिक्स्थ होती थी वो एलिफेंट्स को देखती थी, ठीक है। ये इनका काम होता था। और जो सेकंड कमेटी आपकी रह जाती थी, मतलब बची खुची जितनी भी कमेटीज रह जाती थी, वो खाने का अरेंजमेंट किया करती थी, किसके लिए, जो आपके सोल्जर्स थे प्लस आपके जो, ठीक है, एनिमल्स थे, उनके खाने का बंदोबस्त ये किया करती थी। होप, ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हमारे पास, लास्ट नहीं सॉरी, ये जो आखिर में टॉपिक है आपकी बुक में लिखा है, हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, कि ये एम्पायर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ नहीं याद रखना, बस यही आपको याद रखना कि ये एम्पायर जो था इसने 150 ईयर्स तक रूल किया था। बट अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये जो साउथ की किंगडम थे, फॉर एग्जांपल चोलास, चेरास, पांड्यास, तो इन्होंने ज़्यादा टाइम तक रूल किया था। ये चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली रीडिंग के लिए ही है टॉपिक। पास है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, ठीक है। आगे हमारे पास टॉपिक कौन सा है, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। देखो ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे अकेला मौर्यन एम्पायर ही रूल कर रहा था, इवन साउथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा एम्पायर्स थे जो अपनी प्रॉस्पेरिटीज़ के आगे, ठीक है, बलबूते के आगे आ रहे थे, अपने मतलब पावर के कारण आगे आ रहे थे। तो वो कौन कौन से थे, हमने इस टॉपिक में वो ही पढ़ना है। देखो, द न्यू किंगडम दैट एमर्ज इन द डेक्कन, डेक्कन आपको पता है ना कौन सा पार्ट, ये साउथ वाला, एंड फर्दर साउथ जो था तमिलनाडु। तमिलनाडु बेसिकली एक एरिया था जो कि आपका आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु को मिला के बनता था। तो इस एरिया के ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यू किंगडम्स एमर्ज हुए। इंडियन टैक्सेस अगर हम देखें, ठीक है, साउथ का ही अगर हम टैक्स देखें तमिल संगम, तो उसमें हमें पावरफुल किंगडम्स और डायनेस्टीज़ के बारे में बताया गया था। वो कौन कौन सी डायनेस्टी थी, वो थी आपके सातवाहन रूलर जो कि 2nd BC से लेकर 2nd CE की टाइम पीरियड में आए थे। फिर थे आपके शाक्स जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। फिर आगे हमें ये भी बताया गया था कि वहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती थी, ठीक है, वहाँ क्या पूरे ऑल ओवर पे एक टर्म यूज़ की जाती थी, ऑल ओवर इंडिया पे, चीफ एंड चीफडम्स। देखो चीफ्स क्या होते थे, ऐसे लोग जिनकी जो पावर होती थी, जिनकी जो पोजीशन होती थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती थी, ठीक है, और हेरिडेटरी नहीं होती थी। हेरिडेटरी सिस्टम क्या होता है कि फादर के बाद सन उसका, ठीक है, पूरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। बट ये जो चीफ एंड चीफडम्स होते थे ये हेरिडेटरी सिस्टम नहीं होता था, अपने बलबूते पे, ठीक है, आप आगे वो पोजीशन को एक्वायर करोगे। ये जो चीफ एंड चीफडम्स होते थे, ठीक है, ये आपके स्पेशल रिचुअल्स जो हो गए वो परफॉर्म किया करते थे, ठीक है, और वेलफेयर्स मतलब स्पेशल एक्टिविटीज़, जैसे प्राइम मिनिस्टर है आपके झंडे को लहराते हैं, वो एक स्पेशल एक्टिविटी है। ऐसे ही ये जो होते थे चीफ एंड चीफडम्स ये वाली एक्टिविटी किया करते थे।
ओके आगे हमारे पास टॉपिक है डिवाइन किंग। अब ये डिवाइन किंग का क्या ठीक है रोल है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखो डिवाइन क्या होता है, डिवाइन किसको बोलते हैं, जो चीज़ भगवान के साथ ठीक है कनेक्ट होती है, डिवाइन ठीक है, मतलब भगवान का सीधा आशीर्वाद जिन चीज़ों के ऊपर होता है हम उनको डिवाइन बोलते हैं। पीछे इसके क्या लग गया, किंग। ये कौन सा किंग था ठीक है जो अपने आप को डिवाइन पावर की तरह सिंबलाइज किया करता था, इस टॉपिक पे हम ये पढ़ेंगे। अब देखो कुशान्स को ठीक है इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, दैट कुशान वाज द बेस्ट नोन रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट, ऑल्सो दे वाज द फर्स्ट रूलर हु क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन एंड एस्टैब्लिश द कुशाना डायनेस्टी। ठीक है, अब देखो डिवाइन किंग जो थ्योरी थी ठीक है बेसिकली वो किसने इस्टेब्लिश की थी, कुशान्स ने की थी। ये कुशान्स कौन थे, ये इन्होंने सिल्क रूट के ऊपर भी कंट्रोल किया था एंड ये पहले रूलर थे जो हिंदू कुश माउंटेन को ठीक है क्रॉस करके आपके इंडिया में आए थे एंड इन्होंने कुशाना डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। अब हिंदू कुश माउंटेन कौन से थे बेटा, हिंदू कुश माउंटेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन है, ये आई थिंक अफगानिस्तान में है। जो इन माउंटेन को कंट्रोल्स ठीक है, जो इन माउंटेन्स को क्रॉस कर लेता है उसका ठीक है 95% चांसेस होते हैं कि हाँ इंडिया के ऊपर भी वो ठीक है कंट्रोल कर लेगा। तो ये पहले रूलर थे जिन्होंने ये काम किया था। आगे बताया गया था कि डिवाइन किंग की जो थ्योरी थी, मतलब ये अपने आप को ऐसा मानते होते थे कि भगवान के समान है, तो इन्होंने ऐसा करने के लिए एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसको बोला जाता था देवपुत्र, कि ये क्या है, सन ऑफ गॉड्स हैं। और ये टाइटल इन्होंने क्यों अडॉप्ट किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे चाइनीज़ रूलर से जो कि अपने आप को सन ऑफ हेवन बोलते थे। हेल हेवन आपने सुना होगा ना, स्वर्ग के बेटे, ये चीज़ थी, सन ऑफ हेवन बोला जाता था। हमें कुशानास के बारे में कहाँ पर कैसे पता लगा, तो आगे ये बताया था कि जो स्टैचूज थे आपके कुशानास रूलर के ठीक है वो हमें श्राइन्स जो होते थे ना, श्राइन्स क्या होते हैं बेसिकली आपको छोटा सा एक टेम्पल होता है जिसको श्राइन्स बोला जाता था, जो कि मर्चेंट्स वगैरह भी यूज़ किया करते थे रहने के लिए। ठीक है, ये जो श्राइन्स थी आपकी जो मठ मथुरा के अंदर है, मठ मतलब मथुरा के अंदर ही एक प्लेस है एंड अफगानिस्तान के बीच में इनके हमें स्टैचूज मिले थे। ठीक है, कुशानास के स्टैचूज मिले थे। आपके बुक में भी ठीक है एक स्टैचू बनाया गया था जिसका सिर कटा हुआ है, तो वो किसका है, कुशानास का ही था। फिर बाद में हिस्टोरियंस ने इनके ऊपर डिटेल स्टडी की, फिर हमें इनके बारे में पता लगा। 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कौन से रूलर थे जिन्होंने अपने आप को देवपुत्र बोला था एंड ये किससे इंस्पायर थे, सन ऑफ हेवन से इंस्पायर थे, मतलब चाइनीज़ रूलर से इंस्पायर थे। तो ये टॉपिक भी आप बहुत अच्छे से कर लेना। सो इस वीडियो का ठीक है लास्ट टॉपिक अब हमने करना है गुप्ता एम्पायर। ठीक है, गुप्ता एम्पायर देखो जो मैंने आपको जितने भी ये टॉपिक्स पढ़ाए ना, कुशान्स, गुप्ता के बारे में, सातवां हंस रूलर के बारे में, शाक्स के बारे में, ये सब न्यू नोशंस है, मतलब न्यू किंगडम्स हैं, न्यू किंग्स हैं जो कि एमर्ज हुए थे किसके साथ साथ में, मौर्यन एम्पायर के साथ साथ में। तो आप कंफ्यूज मत होना कि है हम तो मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे तो ये कहाँ से बीच में गुप्ता आ गया, कहाँ से ये आ गया, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जहाँ पे डाउट होगा कमेंट सेक्शन मैंने आपके लिए ओपन किया है एकदम फ्रेंडली तरीके से। ठीक है, एज अ एल्डर सिस्टर की तरह आप मान के मेरे से ऑफकोर्स क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ अगर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो ठीक है मेरा इंस्टाग्राम पेज विजिट करना, स्टडी विद बिप्स। ठीक है, वहाँ पे आपको इस चैप्टर के क्लियर और क्लैरिटी के साथ नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट मारो, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो एक्सप्लेनेशन तो मैं ऐसे ही दे रही हूँ। तो चलो हम गुप्ता एम्पायर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब देखो गुप्ता एम्पायर के जो बारे में था ठीक है, हमें कब पता लगा, 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड में ये आए थे। ठीक है, हमें ऐसा पता लगा। आगे सोर्सेज भी बताए गए हैं कि गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें किन किन सोर्स से पता लगा। तो देखो बाय द 4th सेंचुरी ठीक है, 4th सेंचुरी के दौरान हमें ये एविडेंस हुआ कि एक न्यू स्टेट्स मतलब एक न्यू एम्पायर एमर्ज हो रहा है जिसको क्या बोला जाता था, गुप्ता एम्पायर। ये गुप्ता एम्पायर अपने आप को ठीक है एक नाम से बुलाया करते थे जिसका नाम था सम्मानतास। ठीक है, ये सम्मानतास वर्ड का क्या मतलब था कि वो लोग जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, मतलब लार्ज लैंड ऑनर। ठीक है, उनको सम्मानतास बोला जाता था,
समानदास। ठीक है, आगे हमें कौन कौन से सोर्सेज थे गुप्त एम्पायर के बारे में पता लगा, तो वो सोर्स थे लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन एंड प्रशस्तिस। देखो इन चारों में से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रशस्तिस। प्रशस्तिस क्या होता है? प्रशस्ति देखो प्रशंसा करना और प्रशस्तिस दोनों सिमिलर लग रहे हैं ना, तो मतलब भी इनका सेम है। देखो प्रशस्तिस क्या होता था कि जो किंग की प्रेज में जो चीज़ें लिखी जाती थी उसको बोलते थे प्रशस्तिस। अब ये यहाँ पे आपका वर्ड मैंने लिखा है प्रज्ञा प्रशस्तिस। अब ये प्रज्ञा प्रशस्तिस क्या था? इलाहाबाद के अंदर एक पिलर, ठीक है, इन्होंने बनवाया था। उस पिलर के ऊपर गुप्त एम्पायर का एक रूलर था समुद्रगुप्त, उसके ऊपर प्रेस उसकी तारीफ की गई थी। ठीक है, पिलर के ऊपर लिखा गया था उसकी तारीफ करते हुए, तो उसी इलाहाबाद पिलर को इन्होंने प्रज्ञा प्रशस्ति बोला है। अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि प्रज्ञा प्रशस्ति का, ठीक है, दूसरा नेम क्या है, तो वो है इलाहाबाद पिलर। कुछ नहीं, इसमें किंग की तारीफ किए हुए, ठीक है, उसकी प्रेजेस किए हुए इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी। और ये प्रज्ञा प्रशस्ति किसने कंपोज किया, मतलब किसने लिखा? इलाहाबाद पिलर आपका किसने लिखा था? तो वो था आपका हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन ने इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। और ये हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का ही कोर्ट पोइट था, मतलब समुद्रगुप्त ने खुद वो पोइट रखा था आपका हरिसेन को। ठीक है, आई होप आपको समझ में लग रहा होगा, जो मैं पढ़ाती हूँ वो आपको आई होप समझ में लग रहा होगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको मैंने जैसे पहले बता दिया कि नोट्स आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। आपको कोई डाउट हो तो मैं आपके लिए 24 टाइम्स अवेलेबल हूँ। ठीक है, आपका मैसेज देखूँगी, ऑफ कोर्स आपको मैं कंसेप्ट समझाने के लिए जो हो सकेगा ना मैं वो करूँगी। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए ही मैं आई हूँ। इसी के साथ, ठीक है, आपका पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। इसका पार्ट 3 मैं जल्द लेके आऊँगी। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।